छात्रों, हिंदी युवक भारती कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने पहला जो पाठ का परिचय है इससे संबंधित वीडियो देखा था। अब इस वीडियो में हम पहली कविता देखेंगे। पहली कविता का नाम जो है वो है प्रेरणा। नाम से ही पता चलता है कि यह प्रेरणा देने वाली कविता है। इसके कवि है त्रिपुरारी। त्रिपुरारी जी का यहाँ परिचय दिया हुआ है। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर बिहार में हुआ था। अब इनके बारे में बहुत सी जानकारी यहाँ पर दी है। स्नातकोत्तर कहाँ से शिक्षा हासिल की है, दिल्ली विश्वविद्यालय से इनका संबंध रहा है और विशेष रूप से इन्होंने दूरदर्शन और फिल्म के लिए लेखन कार्य किया हुआ है। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान बनी है। अब ये जो त्रिवेणी है, तो त्रिवेणी क्या है ये हम देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है काव्य का प्रकार। त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी यानी 3 पंक्तियों वाला मुक्त छंद, 3 पंक्तियों वाला मुक्त छंद जिसमें 3-3 पंक्तियां होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 3-3 पंक्तियां दी हुई है। अभी तक हमने बहुत बार देखा है कि कविता है तो उसमें 4 पंक्तियां दी होती है, तो यहाँ पर 3 पंक्तियां दी गई है और इसे काव्य प्रकार जो है वो कहा गया है त्रिवेणी। त्रिवेणी जो है वो साहित्य क्षेत्र में अब तेजी से अपना स्थान बना रही है, अर्थात बहुत से लोग जो है वो अब 3 पंक्तियों में लिखते हैं, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। जो काव्य है, कविताएं है वो। अब यहाँ पर जो 3 पंक्तियों में अपनी कल्पना और यथार्थ दोनों की अभिव्यक्ति करता है और इस पंक्तियों में अपने भाव विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं। अब बताया गया है कि कौन सी पंक्ति में कौन सा स्थान है। पहला बताया गया है कि जैसे त्रिवेणियों की 3 पंक्तियां होती है, तो इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। तो इसकी पहली पंक्ति, पहली और दूसरी पंक्ति, तो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति जो है यह भाव और विचार स्पष्ट रूप से इसमें झलकते हैं। कविता का भाव और कवि के विचार। और तीसरी पंक्ति जो है वो पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नया आयाम देती है। यानी पहली जो पंक्ति है वह और दूसरी यह भाव प्रस्तुत करती है, और अंतिम पंक्ति जो है तीसरी, इसमें हमें स्पष्ट हो जाता है कि कवि को क्या कहना है। सामायिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के प्रमुख विषय है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण यह त्रिवेणी का मुख्य विषय होता है। यहाँ पर जो त्रिवेणी दी हुई है, अर्थात 3 पंक्तियों वाला जो काव्य दिया हुआ है, इन 3 पंक्तियों वाले काव्य में अलग अलग बात बताई गई है। शुरुआत की जो पंक्ति है, दूसरी, तीसरी, तो इसमें परिचय कवि ने बताया है कि प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त किया है। साथ साथ ही जिंदगी की आपाधापी में जुटे माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई को भी उन्होंने उजागर किया है। यानी आजकल हम देखते हैं कि माँ और पिता दोनों नौकरी करते हैं। नौकरी की वजह से वो अपने बच्चों को ज़्यादा समय नहीं दे पाते। बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह, तो माता पिता जो है ऑफिस चले जाते हैं,
और जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो माता पिता ऑफिस से आने वाले होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि दोनों मिल नहीं पाते। उनकी मुलाकात शाम को ही होती है, एक तो सुबह और एकदम शाम को। बच्चे जो है वो माता पिता से घुल मिल नहीं पाते, अपनी बात नहीं बता पाते। कभी माँ मिलती है तो कभी पिताजी मिलते हैं, दोनों एक साथ नहीं मिलते। इसलिए कहा है कि टुकड़ों में प्यार मिलता है। इनका जो प्यार है वो टुकड़ों में बटा हुआ है। तो यही संकल्पना हम पहले देखते हैं। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। आजकल बताया गया है कि बच्चे जो है वो नौकरी के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं और नौकरी के लिए दूसरी जगह जाने की वजह से वह अपने माता पिता से दूर होते हैं। और बहुत बार माँ जो है वो बच्चे को फ़ोन करती है, क्योंकि फ़ोन पर ही बातचीत होती है। मिलना जुलना जो है वो हर बार संभव नहीं हो पाता। ऐसे में दोनों की बातचीत तो होती है, परंतु माँ जो है वो फ़ोन पर बात करती कम है और रोती ज़्यादा है। और कभी कहते हैं कि माँ जब भी फ़ोन पर रोती है तो मैं सुनते रहता हूँ, परंतु जब फ़ोन रख देती है और मैं भी जब फ़ोन रख देता हूँ तो मुझे भी रोना आता है। अर्थात हम दोनों इतने साल से अलग हैं और मिल नहीं पा रहे। इसकी वजह से, नौकरी की वजह से माता पिता अलग रह रहे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं। ऐसे में एक दूसरे से कैसे मिल पाए। तो इस प्रकार की परेशानी इसमें बताई गई है, आजकल की स्थिति है। परंतु इसमें कुछ कर नहीं सकते, नौकरी करना आवश्यक होता है। माता पिता जो है वो साथ में नहीं रह सकते, उसका भी दुख है। तो इसका वर्णन पहली त्रिवेणी में किया गया है। पहली पंक्ति जो है वो भाव स्पष्ट करती है माँ और बेटे का। पहली और दूसरी पंक्ति फ़ोन पर बात होती है, और तीसरी पंक्ति में तुरंत हमको ध्यान में आ जाता है कि कवि की आंतरिक जो बात है, उसके अंतर मन की जो बात है वो स्पष्ट हो जाती है। फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ, मुझे भी रोना आता है क्योंकि माँ से मिलना नहीं हो रहा है। दूसरी पंक्ति है, सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। दूसरी पंक्ति में पिताजी का वर्णन किया गया है। पहली पंक्ति में माँ की ममता का वर्णन है और दूसरी पंक्ति में पिताजी का सख्त नज़रिया, परंतु उसमें भी छिपा हुआ प्रेम। सख्त नारियल के जैसा और अंदर जो है वो एकदम मुलायम। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वहाँ तड़प उठते हैं। उन्होंने कहा कि ऊपर से भले ही सख्त नज़र आए, परंतु दिल से बहुत ही नाजुक है, अर्थात उनका हृदय कोमल है। चोट लगती है मुझे और वे तड़प उठते हैं। मुझे कुछ भी खरोच भी आई तो वे तड़पने लगते हैं। उन्हें बहुत दुख होता है, परंतु वो बाहर से दिखाते नहीं। मुझे खड़ा करते हैं और फिर से चलने के लिए कहते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छिपी होती है। बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि हर पिता, उसमें कहीं ना कहीं माँ छिपी होती है। बच्चों को गिरते हुए अगर वो देखते हैं तो उन्हें अंतर मन में ज़रूर दुख होता है। बाहर से वो दिखाते नहीं, परंतु अंतर मन में बहुत दुख होता है, और यह दुख जो है वो उनके मन में छिपा होता है। उन्हें बुरा लगता है, वह चोट उन्हें लगती है, परंतु वो उसे छिपाए रखते हैं क्योंकि बच्चा जो है वो रो नहीं सके और फिर से ताकत जुटाकर आगे बढ़े। हमेशा वो अपने बच्चों को प्रेरित करते रहते हैं। तो प्रेरणा, इसीलिए कविता का नाम दिया हुआ है। उसके बाद में माता पिता जो है आजकल बहुत व्यस्त होते हैं अपने जीवन में,
नौकरी करनी पड़ती है, पैसा कम पड़ता है, ऐसे में परिवार का खर्चा जो है वो बढ़ते रहता है। उसे चलाने के लिए, खर्चा जो है वो कम करने के लिए उन्हें नौकरी करनी पड़ती है, और पैसा जो है वो जितना मिले उतना कम पड़ता है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में आजकल शहरों में माता पिता दोनों नौकरी पर जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात में ही वापस आते हैं। कभी माँ घर पर होती है तो कभी पिताजी माँ अगर सुबह नौकरी पर जाए तो पिताजी दोपहर में नौकरी पर जाते हैं, तो दोनों का प्यार एक साथ नहीं मिल पाता। वही कहा गया है इसमें, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। कहा गया है कि मेरी ऑफिस में कभी सुबह की शिफ्ट होती है, कभी माँ सुबह शिफ्ट पर जाती है, कभी पिताजी सुबह के शिफ्ट पर जाते हैं, तो कभी माँ रात में शिफ्ट में नौकरी करती है तो कभी पिताजी। नर्स है, डॉक्टर है, या फिर कंपनी में काम करने वाले लोग हैं। मुंबई पुणे में हम बहुत बार देखते हैं कि लोग जो है वो रात में भी काम करते, नाइट शिफ्ट भी होती है, ड्यूटी पर जाते हैं। तो इस प्रकार से माता और पिता कभी नाइट और डे, दिन रात ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, तो बच्चों को तो टुकड़ों में ही मिलते हैं, दोनों का प्यार एक साथ नहीं मिल पाता। यह दुख कवि ने व्यक्त किया है कि आजकल के जीवन में लोग बिजी है, बहुत ही व्यस्त है, और अपने बच्चों के लिए भी उनके पास में समय नहीं है। तो यह त्रिवेणी में स्पष्ट होता है। पहली दो पंक्तियाँ भाव प्रकट करती है और तीसरे पंक्ति में अंतर्मन की बात जो है वो हमारे सामने आ जाती है। इसे ही त्रिवेणी कहा गया है। तीन पंक्तियों में इस प्रकार से शब्दों का मेल किया जाता है कि वो संपूर्ण अंतर्मन के भावों को जो पाठक है, जो सुनने वाले हैं, उनके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो इस प्रकार से कवि ने यह त्रिवेणियाँ लिखी हुई है। केवल ये दो त्रिवेणियाँ हम देख लेते हैं और उसके बाद में अगले वीडियो में हम आगे का देखेंगे। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। ने कहा है कि उगते हुए सूरज को सभी सलामी देते हैं, सभी वाहवाही करते हैं। जो ऊंचे शिखर पर बढ़ रहा है, जो जीवन में उन्नति कर रहा है, बहुत कुछ हासिल कर रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, सब उसके पीछे पीछे जाते हैं, सब उसकी तारीफ करते हैं। अमीर है, बहुत अच्छे खानदान से है, अच्छा रुबाब है, तो सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। यानी जिनका बढ़ाव है, चढ़ाव है जीवन में, जो आगे बढ़ रहे हैं, हमेशा आगे जा रहे हैं, उन्हें तो सभी सलाम करते हैं। डूबते वक्त को मगर उसको भुला मत देना। जब उसका समय आएगा, सब कुछ मिलने के बाद, अब सब खत्म हो गया, अब कुछ मिलने का बाकी नहीं, तो वह नीचे उतरने लगेगा सीढ़ियों से। अंतिम सीढ़ी प्राप्त कर ली, अब नीचे उतरने लगेगा, अर्थात अब वो बूढ़ा होने लगा है। अब उसके हाथ पैर का जोर कम हो गया, कमजोरी आ गई शरीर में। ऐसे में अब वो बुढ़ापे की वजह से ज़्यादा चल फिर नहीं सकता, ज़्यादा काम नहीं कर सकता, अर्थात अब सूरज का डूबने का वक्त आ चुका है। डूबते वक्त उसको भुलाना नहीं है। जिस प्रकार से आगे बढ़ते समय हमने उसकी तारीफ की है, उसकी तरफ देखा है, उसी प्रकार से जब वो बूढ़ा हो जाए तभी भी उसकी तरफ वही ध्यान देना है, क्योंकि लोग जो है हमेशा डूबते हुए सूरज को भुला देते हैं। जीवन में यह ध्यान में रखने वाली बात है कि डूबना और उगना महज नजरों का धोखा होता है, क्योंकि जो उगता है वो एक दिन डूबेगा। यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेगा वो एक दिन मरेगा, उसकी मृत्यु होगी। यह जीवन है। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान में रखो कि जो ऊंचाई की शिखर पर है उसका भी साथ दो,
और जो पहली सीढ़ी पर है उसका भी साथ दो। पहली सीढ़ी पे जो है उसका ज़्यादा साथ देने की आवश्यकता है, क्योंकि उसे हमें प्रेरित करना है हमेशा आगे बढ़ने के लिए, उसे हमें प्रेरणा देने की आवश्यकता है। बहुत ही सुंदर भाव कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। अंतिम त्रिवेणी है, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। चलते चलते कभी गिर जाओ, बहुत मेहनत करनी है, जीवन में आगे बढ़ना है। चलते चलते हो सकता है हम गिर जाए, यानी जीवन में दुख मिले, दुख की वजह से हम इतने मायूस निराश हो जाते हैं कि अब आगे कुछ करना ही नहीं है, ऐसा लगने लगता है। परंतु कवि कहते हैं कि यही वक्त है जब खुद को संभालना चाहिए। भले कैसे भी परिस्थिति हम पर आ जाए, कैसे भी दिन हम देखें बुरे दिन, फिर भी इन दिनों में हमें संभलना चाहिए। खुद को संभालो और फिर से आगे बढ़ो। यहाँ पे प्रेरित किया गया है, हमेशा नज़र सामने बनाए रखो, भले कितने ही हम पीछे क्यों ना आ जाए, फिर भी आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी ही चाहिए। चोट खाकर ही सीख मिलती है। जो चोट खाता है उसे ही जीवन में सीख मिलती है, वही आगे बढ़ता है। इस प्रकार से त्रिपुरारी जी ने हमें इस कविता के माध्यम से प्रेरित किया है।